हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों की जो कक्षा 12 केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण प्रश्न की जो सीरीज चल रही है, उसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आप लोगों को 2016 से 2025 तक के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी यानी कि क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बता दिया है, उसका आंसर भी बता दिया है। तो अगर आप पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप वहां से जाकर के देख लीजिए। और अगर आप इस बार यानी कि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, ठीक ना। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न का जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। उसमें 5 प्रश्न हम आपको बताएंगे। 5 प्रश्न इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो हम सीरीज पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हम बता रहे हैं, ये आप लोगों का जो पिछले वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसी का हम यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर जो कि कराने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसको क्वेश्चन को आप लोग जरूर से पढ़ लीजिएगा। इतने में आप लोग का बहुत अच्छा से अच्छा नंबर जो कि आएगा, ठीक है। चलिए बिना समय गवाए हुए अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। यह है रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न 2026, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों का निचोड़। यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें ये पहला क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है हार्डी-सूल्जे नियम का उल्लेख कीजिए। क्या कह रहा है, हार्डी-सूल्जे नियम का उल्लेख कीजिए। यानी हार्डी-सूल्जे नियम क्या होता है ये आप लोग को बताना है। ये जो आपका चैप्टर है, ये जो आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर को क्या होगा अब ये हम जो है कि इसका डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए इसका आंसर यहां पे दिया गया है। क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार किसी आयन की शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है और अधिक संयोजकता वाला आयन कम समय और कम मात्रा में कोलाइड को अस्कंदित को जमा भी बोल सकते हैं, कर सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डी-सूल्जे नियम बोलते हैं। यानी कि इस नियम के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि किसी आयन की शक्ति, यानी कि किसी भी आयन की जो क्षमता होती है, शक्ति होती है, उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है, उसकी वैलेंसी पर डिपेंड करती है, उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। और अधिक संयोजकता वाला आयन कम समय और कम मात्रा में कोलाइड को अस्कंदित या जमा सकता है। मतलब कि अस्कंदित अगर ज्यादा हमको कराना है, यानी कि ज्यादा मात्रा में अगर हमको जमाना है किसी भी एक कोलाइडी विलेन को, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐसा कोई कंपाउंड लेना होगा जिसकी संयोजकता क्या होगी, अधिक होगी। यानी जिसमें आयन जो होंगे वो अधिक आपको को देखने को मिलेंगे। यानी कि जब आयन अधिक होंगे तो अस्कंदन की मात्रा वहां पे भी क्या हो जाएगी भैया, ज्यादा हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। ये कौन वैज्ञानिक बताए थे, इसको वैज्ञानिक बताए थे हार्डी-सूल्जे ने। इसी के आधार पर इसका नाम पढ़ा गया, यानी कि पड़ गया है क्या, हार्डी-सूल्जे नियम। बात सबको समझ में आ गई ना। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है कि 2 डाइसैकेराइड का नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। ये देखिए डाइसैकेराइड क्या होता है, मोनोसैकेराइड क्या होता है, ये आप लोगों का जैव अणु यानी कि बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में दिया गया है। इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट टॉप वाली टॉपिक जो है इसी से ये रिलेटेड है, इसी में ये जो कि दिया गया है। तो क्या कह रहा है, 2 डाइसैकेराइड कौन कौन से हैं। 2 डाइसैकेराइड का नाम तथा अणुसूत्र निम्न प्रकार से हैं। पहला डाइसैकेराइड यहां पे क्या है, सुक्रोस है। पहले तो ये चीज हम आपको बता दें कि डाइसैकेराइड होता क्या है। डाइसैकेराइड होता क्या है, देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको अगर हम शर्करा के आधार पर बांटें तो उसको आप 3 टाइप से बांट सकते हैं। पहला क्या होता है, मोनोसैकेराइड होता है। दूसरा क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है। और तीसरा क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। और पॉलीसैकेराइड में ही आपका ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, ये सभी के सभी जो है कि आ जाते हैं। बात सबको समझ में आ गई ना। तो डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है और मोनोसैकेराइड का मतलब क्या होता है, इसको जरा समझिए। पहले तो हम लोग समझते हैं मोनोसैकेराइड क्या होता है। क्या समझते हैं हम लोग पहले, मोनोसैकेराइड क्या होता है। तो मोनोसैकेराइड क्या होता है, जिनका अगर हम लोग जल अपघटन करवाते हैं, ध्यान से सुनिएगा इसको, क्या कि जिसका अगर हम जल अपघटन कराते हैं तो उसमें जो
मोनोसैकेराइड होते हैं उसको यानी कि उसके केवल एक ही अणु मिलते हैं, या फिर आप ऐसे बोल लीजिए जिनका जल अपघटन नहीं कराया जा सकता है, जिनका जल अपघटन हम नहीं करा सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड बोल देते हैं। मोनो मतलब क्या होता है, एक, जिसमें केवल एक ही यूनिट होती है, जिसमें केवल एक ही यूनिट होती है, यानी एक ही मॉलिक्यूल होता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं भैया, मोनोसैकेराइड बोलते हैं। जैसे आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये आपका क्या है, ग्लूकोज, जो कि क्या है, एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है। अब डाइसैकेराइड का मतलब क्या है, डाई मतलब दो, जिनका अगर हम लोग जल अपघटन करवाएं, ध्यान से समझिएगा, जिसका अगर हम क्या करवाएं, जल अपघटन कराएं, और मोनोसैकेराइड के अगर दो यूनिट मिले, जैसे आपका सुक्रोज, देखिए C12H22O11, अगर हम इसकी अभिक्रिया करवाएं, C12 और H22 और O क्या है, 11, इसका अगर हम H2O से अभिक्रिया करवाएं तो देखिए क्या देखने को मिलेगा, मिलेगा क्या, C6H12O6 मिल जाएगा, और फिर यहां पे मिलेगा C6H12O6 मिलेगा। देखिए जरा ध्यान से, देखिए यहां पे यानी कि 6 कार्बन, यहां पे 6 कार्बन, टोटल 12 कार्बन, इधर भी 12 कार्बन है, बैलेंस भी हम आपको यानी कि करके बता दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इधर 12 हाइड्रोजन है, और यहां पे यानी कि 12 हाइड्रोजन है, 12 दूना के 24 हाइड्रोजन इधर है, और इधर देखिए 22 हाइड्रोजन यहां पे है, 2 हाइड्रोजन यहां पे, 24 हाइड्रोजन इधर भी है। ऑक्सीजन इधर देखिए 11 और 1 12 है, इधर भी देखिए ऑक्सीजन 6 और 6 कितना हो गया, 12। तो मतलब ये क्या है, पूरी बैलेंस है। ये आपको ध्यान से देखिए, ये क्या है, एक प्रकार का मोनोसैकेराइड है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। अभी हमने एग्जांपल ग्लूकोज का दिया था, तो ग्लूकोज क्या था, एक प्रकार का मोनोसैकेराइड था, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की मोनोसैकेराइड है। ये आपका ग्लूकोज है, ये क्या होगा, आपका फ्रक्टोज होगा। तो क्या मिल रहा है आपको, जब हमने क्या किया, डाइसैकेराइड किसे बोलते हैं, यानी ऐसा सैकेराइड या फिर ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका अगर हम जल अपघटन कराएं तो हमको मोनोसैकेराइड के कितने यूनिट मिले, 2 यूनिट मिले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड बोल देते हैं। बात सबको समझ में आ गई ना। उसी तरीके से अगर हम बोले ट्राइसैकेराइड क्या होता है, तो जिनका अगर हम जल अपघटन कराएं तो मोनोसैकेराइड के कितने यूनिट, अगर 3 यूनिट आपको देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे भैया, ट्राइसैकेराइड बोल देते हैं। उसी तरीके से अगर 4 मिलेगा तो यानी कि टेट्रासैकेराइड, 5 मिलेगा तो पेंटासैकेराइड, इसी तरीके से हम लोग जो है कि बढ़ाते चले जाएंगे। बात सबको समझ में आ गया। तो ये है आपका एग्जांपल, 2 डाइसैकेराइड का यहाँ पे नाम पूछा गया था, उसका सूत्र पूछा गया था। तो पहला यहां पे जो डाइसैकेराइड है वो क्या है, सुक्रोज, जिसका फार्मूला C12H22O11 है, और लैक्टोज, इसका भी फार्मूला क्या होता है, C12H22O11 ही होता है, ठीक है ना। तो ये है 2 डाइसैकेराइड का नाम और इसका क्या है, अणुसूत्र, ठीक है। इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, विलेय की वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज में आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध का व्यंजक लिखिए। बात सबको समझ में आ गई ना। यानी यहां पे क्या पूछा जा रहा है, जो यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है, उसकी आप लोगों को परिभाषा देना है, और परिभाषा देख करके जो वाष्प दाब होता है और मोल प्रभाज होता है, या फिर मोल प्रभाज में आपेक्षिक अवनमन होता है, इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है भैया, ये आप लोगों को जो है कि बता देना है। ये देखिए अब हम इसका आंसर आप लोगों को बताने वाले हैं। इसका आंसर यहां पे क्या दिया जाता है, ठीक है, ये है इसका आंसर। चलिए पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, जब किसी अवाष्पशील विलेय को, अब ये अवाष्पशील का मतलब क्या होता है, वाष्पशील का मतलब जिसको अगर हम गर्म करें तो वाष्प में परिवर्तित हो, या फिर इसको अगर हम ऐसे रख दें तो अगर वाष्प में परिवर्तन हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वाष्पशील बोल देते हैं। सिंपली आप समझिए, वाष्पशील का मतलब क्या है, जिसको अगर हम गर्म करें तो वह वाष्प में अगर परिवर्तित हो जाए आसानी से, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वाष्पशील बोल देते हैं। जैसे आपका क्या है, पानी है, एल्कोहल है, ये सभी क्या होते हैं, यानी कि वाष्पशील होते हैं। जब इसको आप गर्म करते हैं ये क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पशील बोलते हैं। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे बोल रहे हैं अवाष्पशील, तो अवाष्पशील इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यानी कि जिनको अगर हम गर्म करें तो वह आसानी से या फिर वो वाष्प में परिवर्तित ना हो, वाष्प में परिवर्तित हो लेकिन आसानी से ना हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अवाष्पशील बोल देते हैं। या फिर आप समझिए, अवाष्पशील का मतलब क्या होता है, जो वाष्प में परिवर्तित ना हो, जो वाष्प में परिवर्तित ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवाष्पशील पदार्थ बोलेंगे। तो यही चीज कह रहा है
जब किसी आवासशील विलेय को किसी शुद्ध विलायक में मिलाते हैं तो विलायक के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। वाष्प दाब में इसी कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प नाम, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन इसको हम लोग कहते हैं। इसी को हम लोग बोल देते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें रिलेशन क्या होता है यह भी पूछा गया था, हम लोग देख लेते हैं इन दोनों में संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। क्या है रिलेशन? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और मोल प्रभास के बीच में संबंध इस प्रकार है। ये क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। देखिए पी नॉट यहां पे क्या है, यहां पे दिया गया शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। जो पी नॉट यहां पे है भैया, ये क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। और पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब है। और यहां पे स्मॉल एन जो है वो क्या है, विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या है। आप लोगों को मोल प्रभास निकालना आता होगा, तो स्मॉल एन क्या है, विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या है। और कैपिटल एन यहां पे क्या है भैया, विलायक की मोलों की संख्या है। बात सबको समझ में आ गया ना? तो ये था यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर ये है, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है और विलेय का वाष्प दाब और मोल प्रभाव में क्या संबंध होता है, ये आप लोग को इसका फार्मूला लिखना था, इसका व्यंजक लिखना था, और ये आपके सामने इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे ये है। आप लोग इसको जो है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। यानी कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ये क्या होता है, आप लोग को क्या करना है, इसकी डेफिनेशन देता है, यानी कि इसकी जो कि परिभाषा आप लोग को दे देना है। क्या कह रहा है इसका आंसर, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव वह विद्युत विभव होता है जिसे स्वेच्छा से 0 वोल्ट निर्धारित कर दिया जाता है। यानी कि मानक हाइड्रोजन जो होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, स्वेच्छा से 0 मान लेते हैं। क्योंकि देखिए इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं किसी दूसरे यानी कि इलेक्ट्रोड को, यानी किसी भी दूसरे सेल का इलेक्ट्रोड विभव को मापने में। ठीक है, जैसे आपका जो गैल्वेनिक सेल होता है जिसको हम लोग वोल्टी सेल बोल देते हैं, उसमें जैसे आपका जिंक है, एक आपका एनोड होता है, एक कैथोड होता है। आपने इसका देखा होगा डेरिवेशन पूरा, यानी कि सेटअप पूरा देखा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक तरफ एनोड होता है, एक तरफ कैथोड होता है। एक वहां पे क्या होता है, कॉपर की छड़ होती है, एक जिंक की छड़ होती है। तो क्या होता है, जब हमको या तो कॉपर का इलेक्ट्रोड निकालना होता है, इलेक्ट्रोड विभव निकालना होता है, या फिर हमको जिंक का इलेक्ट्रोड विभव निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का उपयोग करते हैं। क्योंकि इसका हाइड्रोजन यानी कि इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो कितना होता है, 0 इसको मान लिया जाता है, 0 इसको मान लिया जाता है। ठीक है, यही चीज यहां पे कह रहा है। देखिए यहां पे उपयोग भी इसका दिया है, जिसका उपयोग अन्य इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभव को मापने के लिए किया जाता है। अभी हमने यहां पे आपको यह भी बताया था। ठीक है ना, तो ये था मानक हाइड्रोजन यानी कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसको आपको समझाना था। इसका आंसर ये आपके सामने है। ठीक है, चलिए अब ये आपका 5वां क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है यदि 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में 22 ग्राम बेंजीन, सॉरी ये घुली रहेगा, यहां पे क्या रहेगा, घा रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, क्या रहेगा, घा रहेगा, घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए। यानी कि मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है, ये आप लोग को भैया क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है। चलिए हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। ठीक है, देखिए क्या है यहां पे, WA जो है वो क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है। और विलेय, इसमें विलेय कौन है, जिसकी मात्रा कम है। किसकी मात्रा कम है, ये आपका यानी कि 22 ग्राम क्या है, बेंजीन है। तो बेंजीन यानी कि बेंजीन का जो द्रव्यमान दिया गया है वो कितना गया है, 22 ग्राम दिया गया है। यानी ये क्या है, बेंजीन यानी C6H12O6 है। ठीक है ना, इसका द्रव्यमान दिया गया है 22 ग्राम। WB जो होगा ये विलायक होगा, विलायक का द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान कितना दिया गया, 122 ग्राम। और WB यहां पे कौन है, ये है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CCl4, जिसका फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशतता निकालने के लिए देखिए 2 फार्मूला होता है, एक होता है विलेय के लिए, एक होता है विलायक के लिए। अगर आप लोगों को
ये सब न्यूमेरिकल जो हम लगा रहे हैं, बता रहे हैं, अगर आप लोगों को डिटेल से पढ़ना है तो भैया हमने प्लेलिस्ट बनाया है और सभी चैप्टर करीब करीब हमने कंप्लीट किया है। तो आप लोग वहां से जाकर के जो भी हम यहां पे टॉपिक बता रहे हैं वो टॉपिक आप लोग क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाइए। सभी प्लेलिस्ट हमने, सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट हमने अलग अलग से बनाया है। तो आप लोग वहां से जाकर के भैया अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वहां से जाकर के आप लोग क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए और उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि न्यूमेरिकल हमने वहां पे कराया है अपने वीडियो लेक्चर में। तो आप तुरंत जाइए प्लेलिस्ट पे, प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग इसको जो है कि देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला है WB। चूंकि देखिए CCl4 का द्रव्यमान कितना है, ये आपका क्या था, विलायक था, विलायक था ना। तो विलायक का द्रव्यमान कितना, 122 ग्राम। तो हो जाएगा WB बटे WA प्लस WB, ये फार्मूला होता है, और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो मान यहां पे रख दीजिएगा, WB का मान कितना है यहाँ पे 122 है, तो 122 रख दीजिएगा। अपन WA का मान 22 है और WB का मान 122 गुणे 100। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो CCl4 है इसका द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा 84.72%। ठीक है, चलिए। उसी तरीके से आप लोगों का जो C6H6 यानी जो बेंजीन है इसका द्रव्यमान प्रतिशतता के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, WA बटे WA प्लस WB गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मान आप रख दीजिएगा इसका, तो इसमें जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा, गुणा भाग आप अपना कर लीजिएगा। आशा करते हैं आप लोग को गुणा भाग तो आता ही होगा। ठीक है ना, तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 15.27%। ठीक है ना, तो ये था 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वर्षों में पूछा गया था। तो आप लोग इसको जरा ध्यान दीजिएगा, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, और अगर आप लोग सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बनाया है महत्वपूर्ण प्रश्न 2026। वहां पे जाकर के आप लोग देख लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक भी दे देंगे ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो खोजने में। ठीक है ना, चलिए। तो इसी के साथ आप लोग अभी तक हमारे वीडियो लेक्चर पर बने रहे, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, और अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप लोग एक काम करिएगा हमारे लिए, अगर आप लोगों को एक यानी कि ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो आप अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक काम और करिएगा कि अपने सभी दोस्तों को क्या कर दीजिएगा, इसको भैया शेयर कर दीजिएगा। बात सबको समझ में आ गई ना, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और एक काम भाई आप लोग नहीं करते हैं कि लाइक नहीं करते हैं, क्या लाइक नहीं करते हैं? तो अगर आप लाइक करेंगे तभी तो हमको समझ में आएगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। तो आप 2 काम तो जरूर किया करिए हमारे वीडियो लेक्चर पर। एक, कमेंट कर दिया करिए, जो भी आपके मन में हमारे वीडियो से रिलेटेड आपका कमेंट, यानी कि जो भी आपके मन में, यानी कि जो भी हो आप उससे रिलेटेड कमेंट कर दीजिएगा। और क्या कर सकते हैं आप लोग, वीडियो को भैया क्या कर दिया, यानी क्या कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। ठीक है ना, और सभी दोस्तों के साथ भी इसको क्या कर दिया करिए, शेयर जो है कि कर दिया करिए। ठीक है, इसी के साथ अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और ये जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है ये ऐसे ही चलती रहेगी। हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि जो अति लघुत्तरी प्रश्न है उसका हम अब जो है कि महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका आंसर आपको बता रहे हैं। इसके पहले हमने बहुविकल्पी का बताया था, इसके बाद हम लोग जो है कि लघुत्तरी पे चलेंगे। लघुत्तरी प्रश्न का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग बताएंगे। इसके बाद फिर दीर्घोत्तरी जो कि 7 से 7.5 नंबर में पूछा जाता है, ये हम लोग जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो है कि डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए और खूब मन लगा करके पढ़िए। धन्यवाद।